जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि आज की वीडियो में लेकर के आया हूं केवीएस पीआरटी क्वेश्चन पेपर 2018। ये 2018 का पीआरटी क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैंने पीआरटी पेडागॉगी का पार्ट आज मैंने कवर किया है। आपको पता होगा पहले पुराने पैटर्न में 20 मार्क्स की पेडागॉजी आती थी, और अभी बेशक ये इसका सिलेबस बदल गया है पैटर्न, लेकिन ये जो सिलेबस है ये 20 की जगह अब 60 का कर दिया गया है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। और कहा भी गया है कि जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देख लें, हम एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस लेवल के आने वाले हैं क्वेश्चंस। क्योंकि पेडागॉजी पहले भी थी, अभी भी है, तो इसलिए देखना ये बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि पहले किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ताकि हम जो फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन ये है कि शैक्षिक अवसरों के समीकरण में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण अवरोध हैं। तो जो इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट बैरियर्स इन द इक्विलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। तो जो शैक्षिक अवसर हैं उसमें अवरोध क्या क्या है निम्नलिखित में से। तो शिक्षार्थी की आर्थिक अवस्थाओं में अंतर, बिल्कुल ये अवरोध है। लैंगिक असमानता, बिल्कुल अवरोध है ये। समान स्कूल प्रणाली, तो ये कोई अवरोध नहीं होता है। समान स्कूल प्रणाली यदि हो जाएगी तो उसमें बच्चे हर जगह एक जैसे ही शिक्षा लेंगे। शिक्षक शिक्षण संस्थानों के स्टैंडर्ड में जो अंतर होता है, ये भी एक अवरोध पैदा करता है। तो इस तरह से ए बी और डी, तो ए और बी डी, ये आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसमें भी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी। तो डिफरेंस इन इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द लर्नर, जेंडर डिस्पैरिटी, ये भी है। और डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये इसका सही उत्तर है। तो ए बी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी सामाजिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से और इमोशनल लेवल पर परिपक्व है, तो कौन सी विशेषता नहीं है। मैं आपको ये पहले बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नहीं वाले आते हैं, नॉट वाले, और आप वो जो हम लोग ये पढ़ना भूल जाते हैं नहीं, और उसकी वजह से हमारा बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये होगा कि किसी भी क्वेश्चन को हम हल्के में ना के लेकर के कम से कम एक दो बार पढ़ें, और पढ़ें तो बहुत अच्छी, बिल्कुल तीव्र नज़रों से पढ़ें, है ना, कि बिल्कुल कोई भी वर्ड मिस ना हो जाए, क्योंकि हम एक वर्ड के मिसिंग में हम उसका अर्थ दूसरा ना ले लें। राइट। तो इसमें है कि कोई सामाजिक भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति की विशेषता कौन सी नहीं है। तो सामाजिक अपेक्षाओं को अपने एक प्राथमिक लक्ष्य के रूप में अनुरूप बनाता है, यही विशेषता नहीं है इसकी, है ना, कि वो प्राथमिक लक्ष्य जो है सामाजिक अपेक्षाओं को नहीं बनाता है प्राथमिक लक्ष्य अपना। ही मेक्स कन्फर्मिटी टू सोशल एक्सपेक्टेशंस हिज प्राइमरी गोल। तो वो प्राइमरी गोल उसका वो नहीं होता है, वो अपने गोल खुद चुनता है यदि कोई व्यक्ति सामाजिक भावनात्मक रूप से परिपक्व है। चिंता और संघर्ष से अपेक्षाकृत मुक्त रहता है, ये भी ठीक है। भावनात्मक तनाव का सामना करने में, नियंत्रण रखने में सक्षम है। जीवन में हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना रखते हैं ऐसे लोग। तो पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट हो जाता है। इंग्लिश में देख लेते हैं, इसमें ही इज़ अ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। एंजाइटी कॉन्फ्लिक्ट से वो फ्री रहता है। ही इज़ कैपेबल फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल इन द फेस ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, वो रहता है। राइट। ही हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, ये भी ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में था कि नॉट, तो इसलिए ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान के माध्यम से शिक्षण में शिक्षक की भूमिका के बारे में क्या कल्पना नहीं की जा सकती है। राइट। तो टीचर की एक भूमिका प्रॉब्लम सॉल्विंग की भी रहती है क्लासरूम में, तो क्या कल्पना नहीं की जा सकती। तो ऑप्शन ए है समस्या की स्थिति बनाना, ये उत्तर इसका गलत हो जाता है। वो समस्या की स्थिति बनाता नहीं है, जबकि किसी एक समस्या को वो चूज करता है। जिस समस्या को बच्चों से हमें सॉल्व करवाना है, वो समस्या की सिचुएशन क्रिएट नहीं करता है। और पूछा क्या गया था, नहीं वाला वर्ड, है ना। समस्या को समझने, परिभाषित करने, बताने में छात्रों की सहायता करता है। समुचित समाधान खोजने में छात्रों की सहायता करता है, और कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनाता है। तो ये तीनों उत्तर जो सही हैं, लेकिन प्रश्न था कि क्या कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए उत्तर नंबर 1 सही हो जाता है। क्रिएटिंग द प्रॉब्लम सिचुएशन ये नहीं है। बाकी क्या है, असिस्ट स्टूडेंट इन परसीविंग,
defining and stating the problem, assist student in finding an appropriate solution to the problems, create a fair free एटमॉस्फेयर इन द क्लास। तो ये सारे सही हैं, लेकिन क्वेश्चन था नॉट वाला, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला है आईईपी, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। इसके बारे में बता दूं कि जब कोई प्लान बनाता है शिक्षक किसी कक्षा के लिए साल भर के लिए, तो वो हर एक बच्चे को ध्यान में रख करके बनाता है कि बच्चे किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि क्लास में आपको पता होगा हर तरह के बच्चे आते हैं, जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, उनका परिवार का माहौल होता है अलग अलग, है ना, और कुछ दिव्यांग बच्चे भी हो सकते हैं इसमें। तो वो सबको सामूहिक रूप से एक साथ प्लान बनाता है जिससे हर तरह के बच्चे की नीड पूरी हो जाए। तो आईईपी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान योग्यता, ये भी ठीक है। व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये भी ठीक है। सहकारी शिक्षण रणनीति, सहकारी का मतलब होता है सहयोग, शिक्षण रणनीति का प्रयोग, ये भी ठीक है। लेकिन प्रश्न ये है किस पर आधारित नहीं है, तो ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट हो जाता है कि क्षमता समूह के आधार पर बच्चों को अलग करना, इस पर आधारित नहीं है। आईईपी जो है वो अलग नहीं करता है बच्चों को, बच्चों अलग बच्चे होते हैं लेकिन उन्हें इंटीग्रेटेड एक प्लान बनाता है। ऑप्शन देख लेते हैं कि आईईपी जो है इज नॉट बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, इसका हो जाता है डी कि सेपरेटिंग चिल्ड्रन ऑन द बेसिक ऑफ एबिलिटी ग्रुपिंग, तो ये नहीं करता है वो। एक बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है ना, तो बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर स्कूल की प्रमुख चिंता क्या नहीं है? एक बच्चे की हमें भाषा डेवलप करनी है, तो अभिव्यक्ति और साक्षरता से संबंधित मुद्दे, तो ये तो एक है चिंता का विषय है। भाषा का उपयोग करना, निर्माण की क्षमता, दूसरों के साथ सोचना और संवाद करना, ये सारे डेवलप करते हैं। लेकिन भाषा क्षमता की विकास, शब्दावली की मात्रा बढ़ाना, ये स्कूल के लिए चिंता का विषय नहीं है कि शब्दावली की मात्रा हम और ज़्यादा बढ़ाएं, अभी जो पाठ्यक्रम है उससे बच्चे भाषा की क्षमता विकास होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि बाकी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं, क्योंकि अभी जो जितने भी उनके पास रिसोर्सेस हैं, टेक्स्ट बुक हैं, पर्याप्त शब्दावली उनमें दे रखी है, तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है एक स्कूल को। तो इसका क्या हो जाएगा? इनहेंसिंग अ वोकेबलरी क्वांटम, ये नहीं है। आपने अभी देखे होंगे 3-4 क्वेश्चन रिसेंटली नहीं नहीं वाले आए हैं 2018 में, तो यही उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं कि थोड़ा घुमाने वाले क्वेश्चन, वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, वो नहीं पूछ देंगे। उसमें से 3 उत्तर जो हैं वो सीधे सीधे एलिमिनेट होंगे, एक उत्तर बिल्कुल अलग होगा। प्रारंभिक प्राथमिक वर्षों में अर्थात कक्षा 4 तक गणित सीखने में किस प्रया किस प्रकार के प्रयासों की आवश्यकता है? जब हम कक्षा 4 को गणित पढ़ा रहे हैं तो हमें किस तरह के प्रयास करने होंगे? अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान, संवर्धन कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम दक्षताओं को पूरा करना, या विद्यालय में उपस्थित होने के लिए नियमितता सुनिश्चित करना। देखिए इसमें चारों सही उत्तर लग रहे हैं, लेकिन जब हमें कभी भी नेक्स्ट टाइम से भी आप याद रखना कि जब चार उत्तर हमें सही लगते हैं, उसमें हमें ये ढूंढना है कि सबसे सटीक और अधिक पास में उत्तर कौन है जो प्रश्न के। तो इसमें है अधिगम संबंधी कठिनाइयों का निदान, सीखने संबंधी जो कठिनाइयां हैं वो हम निदान कर देंगे, तभी गणित का लक्ष्य पूरा होगा, इसकी आवश्यकता है इस प्रयास की, है ना। डायग्नोजिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, तो ये हो जाएगा क्या, क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ एफर्ट आर नीडेड टू बी मेड इन द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन अर्ली प्राइमरी ईयर्स अप टू क्लास 4th। नेक्स्ट है कि कौन से कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण का एक तरीका नहीं है? इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का मोड कौन सा नहीं है? तो ट्यूटोरियल, आपको पता होगा कंप्यूटर का एक वर्ड है, कोई जब कंप्यूटर से हम कुछ पढ़ाते हैं, कोई क्लास लेते हैं, ट्यूटोरियल कहलाता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और क्वेश्चन पेपर जो रहता है, प्रैक्टिस सेशन, ये भी हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और कंक्लूजन जो है निष्कर्ष कर सकते हैं, लेकिन जो प्रतिरूपण है ये नहीं कर सकते। क्वेश्चन पूछा था कौन सा नहीं है, इसलिए ये उत्तर जो है इसका सही हो जाता है। प्रतिरूपण में बता दूं क्या होता है, जब कक्षा में जो कोई टीचर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है कोई चैप्टर पढ़ाने के पहले, तो वो इंस्ट्रक्शन और कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी देता है, उसे प्रतिरूपण कहते हैं। इसका कंप्यूटर से लेना देना नहीं रहता, इसलिए ये उत्तर सही हो जाता है। मॉडलिंग जिसे कहते हैं प्रतिरूपण।
एक स्कूल पाठ्यक्रम को सबसे अच्छी तरह किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? एक जो स्कूल का करिकुलम है, सबसे अच्छी तरह किस तरह डिफाइन हम कर सकते हैं? कि अध्ययन के पाठ्यक्रम की पूरी सारणी होती है, सभी सामग्रियों का उपयोग विद्यार्थियों की अग्रिम गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो ये भी ठीक नहीं है। स्कूल समूह में आयोजित अनुभवों का एक पूरा सेट, ये सबसे सटीक उत्तर है। इसका आंसर जो सी है, अ कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस इन द स्कूल, ये इसका सबसे सटीक आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला है बहुस्तरीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं बताऊं क्लास में कि बहुस्तरीय स्थिति क्या कहलाती है? मल्टी लेवल सिचुएशन, क्योंकि बच्चों का जो लेवल होता है क्लास में वो अलग अलग होता है, इसीलिए बोलते हैं उसे मल्टी लेवल सिचुएशन। तो उसमें एक महत्वपूर्ण इशू क्या हो जाता है कि छात्रों के बीच सहयोग की मांग, ये तो ठीक है ही। कक्षा का आकार 30 से अधिक, एक साथ विभिन्न ग्रेड के विभिन्न स्तर के छात्रों की सीखने की जरूरतों को संबोधित करना, ये एक इशू हो जाता है कि हर बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग उनका सीखने का स्तर है, बुद्धि लब्धि अलग अलग है, तो एक साथ जो है हमें उन्हें संबोधित करना ये एक मुद्दा है। लेकिन एक इफेक्टिव टीचर वही है जो इस इशू को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे। इसका मतलब बच्चे अलग अलग सीखने का स्तर है। जैसे आपने देखा होगा क्लास में कुछ जो बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं कि होशियार जो बच्चे हैं वो अलग बैठ जाते हैं, क्लास में जो कम होशियार बच्चे हैं वो पीछे बैठ जाते हैं ना। तो एक टीचर को ये करना चाहिए कि कुछ जो बहुत कमजोर बच्चे हैं किसी कंपेटेंसी में, उनको होशियार बच्चों के साथ बैठाल करके ग्रुप बना देना चाहिए, जिससे क्लास में डाइवर्सिटी कम हो जाती है और बच्चे खुद ही सीखने लगते हैं एक दूसरे से। राइट, भाषा का भी विकास अपने आप हो जाता है। तो इसका सबसे सही क्या हो जाएगा? 3 जो है, एड्रेसिंग द लर्निंग नीड ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट, डिफरेंट ग्रेड साइमल्टेनियसली। एक बालक एक पसंदीदा पुस्तक लेता है और कहानी को अक्सर संकेतों के रूप में चित्रों का उपयोग करके पुनः कहता है। एक उसने कहानी की बुक ली और चित्र का उपयोग करके वो पुनः उस कहानी को बोल रहा है, तो वह क्या प्रदर्शित करता है? तो विवरणात्मक, विवरणात्मक का मतलब नैरेटिव ये भी नहीं है, नैरेट नहीं कर रहा है स्टोरी को वो। वाक्य विन्यास संबंधी जागरूकता, तो यहाँ से ये भी नहीं पता चल रहा है वाक्य विन्यास का, है ना। और स्वर विज्ञान संबंधी जागरूकता, एक एक स्वर की जो है वो उच्चारण कर रहा है प्रॉपरली, ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो ये अनपेक्षित पठन में आ जाएगा। कई बार क्वेश्चंस यदि डायरेक्ट नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है, नहीं समझ में आता है, तो यदि 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं तो चौथा उत्तर अपने आप इसका सही हो जाता है। एक शिक्षक जो है अधिक प्रभावी होगा यदि, एक इफेक्टिव टीचर कब होगा? वह अच्छे निर्देशात्मक साधनों का उपयोग करता है, ये भी ठीक है। छात्रों से सवाल पूछने में मदद करता है, ठीक है। वह छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में मदद करता है, ये सबसे सटीक उत्तर है कि बच्चों को वो स्किल्ड बना रहा है। ही हेल्प स्टूडेंट टू अचीव मास्टरी लर्निंग, लर्निंग में वो मास्टरी हासिल करवा दे, तो वो एक अच्छा प्रभावी शिक्षक हो जाता है ना। उच्च अंक प्राप्त करना, ये कोई इफेक्टिव टीचर नहीं माना जाता कि सिर्फ वो हाई स्कोर अचीव करने के लिए बच्चों को पढ़ा रहा है। सामाजिक परिपक्वता सबसे अच्छी विशेषता है सामाजिक परिपक्वता की, मित्र बनाने, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, ठीक बात है। व्यक्तिगत समायोजन का एक उच्च स्तर, सामाजिक योग्यता की उच्च अवस्था। चौथा उत्तर है ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था के उन लोगों की जरूरतों और उद्देश्यों के एकीकरण की एक उच्च व्यवस्था, ये सबसे सटीक उत्तर है कि लोगों की जरूरतें उद्देश्य भी एक समाज को यदि पता है समाज को, तो वो एक सामाजिक परिपक्वता वाली स्थिति बन जाती है। सोशल मेच्योरिटी कब होती है? अ हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन नीड एंड पर्पस विद दोज ऑफ सोशल ऑर्डर, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। दो सेट का मिलान कीजिए, प्याजे के मॉडल में संज्ञानात्मक विकास के चरणों को दर्शाता है और सेट टू और उससे संबंधित विशेषताओं को दर्शाता है। तो इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो आपने यदि पढ़ा होगा या अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, प्याजे के जो मॉडल हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण जो हैं, उसने बताए हैं कि 4 चरण होते हैं। संवेदिक पेशी 0 से 2 ईयर्स तक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल तक, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल तक, और अमूर्त संक्रियात्मक 11 साल से अधिक का बच्चा। तो पहला जो रहता है संवेदिक पेशी, वो विषय स्थायित्व कहलाता है, यानी वो एक स्थायी अपनी मांसपेशियों पर थोड़ा नियंत्रण करना शुरू करता है।
जो 2 से 7 साल का होता है वो आत्म केंद्रित रहता है, स्वयं पर केंद्रण स्थापित करता है पूर्व संक्रियात्मक में। मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर होता है? मूर्त चिंतन का मतलब होता है जो चीजें हमें दिखाई देती हैं सिर्फ हम उन्हीं के बारे में सोच पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, तो वो मूर्त चिंतन है। अमूर्त का मतलब जो चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं उनसे हट करके चिंतन करना अमूर्त चिंतन कहलाता है। तो मूर्त चिंतन में प्रतिवर्ती चिंतन कहलाता है और अमूर्त में आता है निगमनात्मक चिंतन। ये इसके मैचिंग हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन विकास पर आनुवांशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको पता होगा किसी व्यक्ति के विकास में आनुवांशिकता जेनेटिक्स का भी काफी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट जो वातावरण का पड़ता है, पता होगा आपको। तो सबसे अच्छा वर्णन कौन कर रहा है? आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि हम कितनी दूर जाएंगे, ये भी ठीक है। यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं, यह सबसे सटीक है, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कह सकते कि हम कहाँ पहुंचेंगे यदि हमारे पास आनुवांशिकता के गुण हैं पेरेंट्स के, लेकिन हम जा सकते हैं, संभावना बस बनती है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ द हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द हेरिडिटी डेवलपमेंट, यही उत्तर है इसका। तो इट डिटरमाइंस हाउ फॉर कैन बी गो, इसका सबसे सटीक उत्तर ये हो जाता है कि हम कितनी दूर तक जाएंगे, यह डिटरमाइन करता है। बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझना क्या कहलाता है? कि बच्चों का जो लर्निंग गैप्स है उन्हें हम डिफाइन कर पा रहे हैं और प्लगिंग देम उसके लिए हम काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? आपने पढ़ा भी होगा, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेमेडियल टीचिंग। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम दे रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय में जनरली ऐसा होता है, जो पीजीटी होंगे तो जनरली कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है या बच्चे कुछ कमजोर रह जाते हैं 10th 12th के, तो उनके लिए जब विंटर ब्रेक, अभी जैसे स्कूलों में विंटर ब्रेक चल रहा है, तो विंटर ब्रेक या छुट्टियों में एक अलग से कक्षाएं लगवाई जाती हैं 10th 12th की, और उनको बोला जाता है रेमेडियल क्लासेस। तो यही उसका उदाहरण है कि बच्चों के अधिगम अंतराल को पहचानना और उन्हें समझना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आपने कक्षा 5 के लिए गणित की एक परीक्षा की व्यवस्था की है, अधिकांश छात्र इसमें असफल होते हैं, आपको एक और परीक्षा का निर्माण व्यवस्था करनी है, तो आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? तो आपको पता होगा यदि ज्यादातर छात्र असफल हो गए हैं तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप ये रेमेडियल पहले क्लासेस लेंगे और उसके बाद फिर से पेपर लेंगे, तो वो कौन सी परीक्षा कहलाएगी? नैदानिक परीक्षा कहलाएगी, जिसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। आगे, प्रतीकात्मक उत्तेजनाओं के लिए संवेगात्मक प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किसका परिणाम है? तो आपको यदि संवेग पता होंगे, संवेग वो होता है इमोशंस, तो किसी क्रिया के प्रति जो हमारे संवेग व्यक्त होते हैं, ये भी एक लर्निंग में आता है, अधिगम में आता है। जैसे हमारा भय, डर, है ना, क्रोध, ये सब क्या है? ये संवेग होते हैं, और ये संवेग तभी आते हैं जब कोई प्रतीकात्मक उत्तेजना सामने आती है, कोई काम आता है ना। तो ये अधिगम का उदाहरण है, क्योंकि अधिगम हम ये चीजें भी सीखते हैं, बच्चों को सिखाई जाती हैं कि कब, और उनको अवगत कराया जाता है कि ये सब इमोशंस कहलाते हैं और कब उन्हें कौन सा इमोशंस आता है, कौन सा संवेग जो है किस स्थिति में लाना है और किस तरह से कंट्रोल करना है, ये भी हमें सिखाया जाता है ना। आगे देखते हैं, इमोशंस रिस्पॉन्स टू सिंबॉलिक स्टिमुलाई इज प्राइमरी द रिजल्ट ऑफ लर्निंग, ये तो हमने देख लिया है। सामान्यीकृत दृश्य या विशेषताएं जो महिलाओं और पुरुषों के पास होनी चाहिए, तो ये है लैंगिक स्टीरियोटाइप। इसका जो उत्तर दिया गया था केंद्रीय विद्यालय की जो आंसर की में, ये यही दिया गया था कि जेंडर स्टीरियोटाइप जो है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है कि किसी भी छात्र की गलत प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या क्या होगा? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द बेस्ट वे टू हैंडल अ रॉन्ग रिस्पॉन्स टू अ स्टूडेंट वुड बी। यदि आपने कोई प्रश्न पूछा है बच्चे से और उसने गलत उत्तर दे दिया है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? उसका ये तरीका होगा कि विषय वस्तु को फिर से विस्तार से समझाना, आप टॉपिक को फिर से डिटेल में समझाएंगे, छात्र को यह बताना कि आपका उत्तर गलत है, दूसरे छात्र को सही उत्तर के लिए कहना और समझाना और उत्तर देने के लिए एक और मौका देना। तो ये सबसे सटीक उत्तर हो जाता है कि बच्चे को हम समझाएंगे टॉपिक के बारे में
और उत्तर देने के लिए एक और मौका देंगे, राइट। टू एक्सप्लेन एंड गिव अनदर चांस टू गिव एन आंसर, ये इसका सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे क्या है, सूक्ष्म शिक्षण वह तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है किसके लिए, माइक्रो टीचिंग जो है, माइक्रो टीचिंग जो होता है विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी, ये कहलाती है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल, ये माइक्रो टीचिंग कहलाती है। जब आपने डीएलएड बीएलएड में डीएड बीएड में की होगी टीचिंग क्लासरूम में, तो वो माइक्रो टीचिंग कहलाती है कि विशिष्ट शिक्षण कौशल में शिक्षण की तैयारी। आप उस समय शिक्षण कौशल हासिल कर रहे थे और उस टाइम पे जो तैयारी करी शिक्षण की, वो माइक्रो टीचिंग कहलाती है। जो रियल क्लासरूम में आप जब आएंगे उसको मैक्रो टीचिंग कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो समझ में आई होगी, आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि जब तक पुराने हम क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व नहीं कर लेते हैं, एक हमें आइडिया नहीं रहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और ये भी ज़रूरी है कि पुराने पेपर सॉल्व कर लेने से कुछ जो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, वो भी हमारे एक भी छूटे नहीं। तो अगली ये सीरीज़ हमारी जारी रहेगी। आपने यदि पुरानी वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिए। हमारे हर एक पीडीएफ की जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको अच्छी लगती हैं और आपके ज़रूर काम में आने वाली हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो केंद्रीय विद्यालय एग्जाम की, ज़रूर उनको शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।